नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, बात करेंगे आज नए वर्ष में। सबसे पहले आपको शुभकामनाओं की। हम अपने ओर से, अपने चैनल की ओर से सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपके घर में सुख और समृद्धि रहे और बहुत सारी पीस भी रहे, यानी कि शांति जिसकी सबको जरूरत है। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ चलते हैं आज के विषय के ऊपर। विषय है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। वैसे जो फ्रेज यूज किया जाता है वो है डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी अब ऑटोक्रेसी का एक चोगा मात्र रह गया है, एक लबादा मात्र रह गया है। आप इलेक्ट होकर आते हैं डेमोक्रेटिकली, वोट के प्रोसेस से, लेकिन उसके बाद के जो 4 या 5 साल अलग अलग देशों में जो भी प्रक्रिया होती है वो सिर्फ ऑटोक्रेसी की होती है। ब्राजील में बोल्सोनारो साहब रहे हों या टर्की में क्या कहते हैं कि एर्डोगान साहब, इजराइल में नेतन्याहू हो, या फिर भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या फिर कुछ और भी ऐसे देश हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी भी एक कांग्रेस और एक संसद है और उसमें चुनाव होता है, और पुतिन साहब के खिलाफ भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, यानी कि एक लेडी खड़ी हुई, और उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए नॉमिनेशन कमेटी के द्वारा, भाई आप तो अभी यंग हैं, क्रिएटिव आर्ट्स में हैं, तो जाइए कुछ पेंटिंग वगैरह कीजिए, कुछ स्क्रिप्चर्स बनाइए, कुछ कीजिए, अभी आपका टाइम नहीं है चुनाव में आने का। और ये कह के पर्चा रद्द कर दिया जाता है। ये भी एक किस्म की सो कॉल्ड रशियन डेमोक्रेसी है। तो दुनिया में जो हो रहा है, जो डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें बहुत सारा दोष उन लोगों का भी है जिन्हें शायद तानाशाहों से बहुत प्यार है। डर के कारण हो या फिर ये हो कि किसी कौम के अंदर आत्मसम्मान की भावना ही ना हो और वो खड़े ना हो सके। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर एक खास बात रही है। इस सरकार ने तानाशाही कानून के दरवाजे से लेकर आई और हर उस कानून को और कड़ा कर दिया जिसके द्वारा आपका गला घोटा जा सके। मैं आपको कुछ कानूनों के नाम भी बतला देता हूं जो बदलाव किए गए। ये बदलाव सिर्फ कानूनों में नहीं है, ये बदलाव संविधान में भी है। किसान कानून, लेबर कोड्स, ट्रांसपोर्टेशन लॉ जिसकी आज स्ट्राइक चल रही पूरे भारत में, 370। आपने गौर नहीं किया, जम्मू कश्मीर से उसकी असेंबली छीन ली गई। आप कहेंगे कैसे? जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया, लोग नहीं बोले। दोनों स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, लोग नहीं बोले। लद्दाख से विधानसभा छीन ली गई, लोग नहीं बोले। लोग कहते हैं मेरी स्टेट में थोड़ी हो रहा है, मेरे घर में थोड़ी आग लगी है, जहां लगी है वो सोचेंगे। मणिपुर डिवाइड हो गया, लोग चुप थे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट एक एक करके सरकार के पक्ष में जाते गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, पेगासस हो, राफेल हो, महाराष्ट्र का डिस्क्वालिफिकेशन हो, दिल्ली अधिनियम हो, 370 हो, यूनियन टेरिटरी कन्वर्जन हो, और ये कह दिया गया ड्यूटीज आपके राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे कानून, सेडिशन लॉ, कितने आराम से अमित शाह बोल गए पार्लियामेंट के अंदर, देखिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, हमने राष्ट्रद्रोह का कानून बाहर फेंक दिया। क्या किया? राष्ट्रद्रोह शब्द हटाया और देशद्रोह ले आए। अब मैं सोच रहा हूं इतने दिनों से कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की इस टर्मिनोलॉजी में फर्क कितना है अल्टीमेटली। या फिर आपने 3 नए आईपीसी यानी कि सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट वो बदल दिए। आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 2 साल पहले एक ऐसा बदलाव कर दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, जिसपे बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे आया जिसको गिरफ्तार किया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे यह कहा जाता है कि आप अपराधी हो जब तक कि आप इनोसेंट प्रूव ना हो जाओ। अब ये बिल्कुल कानून की धारणा के विपरीत है। ये वही लॉ है जो पहले कस्टम्स एक्ट में होता था, जिसको सेक्शन 123 कहते थे। ड्रैकोनियन था कि लोगों को पकड़ लिया और कहा तुम अपराधी हो,
तब तक अपराधी हो जब तक कोर्ट आपको इनोसेंट नहीं कहता, जबकि बाकी कानूनों में आप तब तक इनोसेंट हैं जब तक आप अपराधी प्रूव नहीं हो जाते। उसके बाद आपका ब्रॉडकास्ट बिल आता है, फिर आपका टेलीग्राफ बिल आता है, फिर उसके बाद आईटी प्राइवेसी के बिल आते हैं। उसके बाद यह भी आपसे कहा जाता है अगर आपने सरकार की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के खिलाफ ज्यादा बोला और उससे आघात लगा तो आपको आतंकवादी कानून के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है और यूएपीए का खुलेआम यूज होता है। फिर चाहे रिलीजियस कन्वर्जन लॉज हो, क्या कहा जाए, आपको जकड़ लिया। और मुझे सिर्फ याद आता है कि अंग्रेजों के जमाने में, शायद बहुत सारे हमारे दर्शक मित्रों को याद ना हो, अंग्रेजों के जमाने में जो सबसे बुरा वॉइसरॉय माना जाता था, मोस्ट ड्रेडेड टेरर, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। 1874 के आसपास सबसे पहले भारत में प्रेस की सेंसरशिप कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन लेके आया था, जिसके द्वारा वो आपकी पूरी प्रेस, आपकी मशीनरी, उस सबको सीज कर सकता था। ये वही टाइम था जब दिल्ली दरबार हुआ था, ये वही टाइम था जब भारत में करीब 1 करोड़ लोग बीमारी और अकाल के अंदर मर गए थे, लेकिन दिल्ली दरबार में रोज उनको दावतें दी जाती थी। कहते हैं कि उससे ज्यादा टेरराइज करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था जो लॉर्ड लिटन था। क्या कहा जाए, मुझे इस राज को देख के वापस से उन पन्नों को खोलने की चाहत पैदा हो गई जिनके अंदर लॉर्ड लिटन के भारत के अंदर जो 4-5 साल थे, उनको दोबारा पढ़ने का मन किया। उनके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक एपिसोड भी आ चुका है। दरअसल डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है। हम शायद पहचान नहीं पा रहे कि हमारे सामने एक डेड बॉडी पड़ी है। हम शायद उसे जिंदा समझने की भूल कर रहे हैं। मेरा विषय अलग जरूर है, लेकिन विषय हम सबकी 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से ताल्लुक रखती है, क्योंकि हमारा एक व्यक्ति है ऊपर बैठा हुआ जो समझता है कि एक स्टिक के द्वारा 140 करोड़ लोगों को भेड़ और बकरियों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो बिहेव भी ऐसे कर रहे हैं। एंड पीपल ऑल्सो लव डिक्टेटर्स नाउ, बाय फोर्स और बाय लव, जो भी आप कहना चाहें। इसी विषय पर बात करने के लिए आज जो प्रबुद्ध मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। संजीव चंदन बिहार से पहली बार न्यूज टाइम के साथ जुड़े हैं। सर, अभिनंदन भी है और स्वागत है आपका। हमारे साथ गुजरात की पुण्य भूमि से राजेश ठाकुर जी हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं उत्तर प्रदेश से, सर बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि जोशी साहब उत्तर प्रदेश से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। और दिनेश कंवर जी हिमाचल की पुण्य भूमि से, स्वागत है आपका। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य दे, आगे बढ़ने के नए अवसर दे, और कहीं ना कहीं न्यूज टाइम से जुड़े रहने की प्रार्थना भी स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव चंदन जी आपके पास आऊंगा, पहली बार जुड़े हैं, समय की बाध्यता है, आपको जाना भी है। मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा, हम कहाँ आ गए हैं? आगे का रास्ता, कभी कभी एक सड़क आती है, सड़क खत्म हो जाती है, तो एक बोर्ड लगा रहता है, इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। लोगों को निर्णय लेना है आगे कहां जाना है, कैसे जाना है। इट्स ए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोगों के हाथ में 2024 में क्या करना है। चंदन साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी शामिल करने के लिए। आज मैं पहली बार आपके यहाँ हूँ। एक तो सर मैं देखता हूँ कि भारतीय समाज में हम सब देखते हैं उसे, उसका जो अपना स्ट्रक्चर है वही एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेसी है। और कई बार इसी कारण से अब जनता जहां जीती है वहां उसके ऊपर लेयर दर लेयर एक शासक होता है, और वो ऑटोक्रेट ही होता है। वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसकी अपनी उसकी एक सत्ता होती है। तो कई बार ऐसे एक खास किस्म के एलियनेशन में भी भारत की जनता रही है। भारत के किसान खेतों में काम कर रहे हैं, और उनका जो सामंत है, जो बड़ा सामंत, जो राजा है, उसे कोई विदेशी या कोई देश का ही कोई दूसरा राजा या कोई दूसरा बादशाह पकड़कर चेन में घसीट कर ले जा रहा है, और किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सड़कों पर बादशाहों को दूसरे बादशाह ने या बाहर के आक्रांताओं ने जकड़ करके और उसको अपमानित करते हुए घुमाया है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। डे टू डे के लाइफ में दिन प्रतिदिन उसके साथ एक ऐसी स्थिति होती है जहां वो जीती रही। तो एक तो कारण मुझे लगता है कि एलियनेशन के भाव में जीने वाली जनता रही है।
तो हम एक कल्चरल फ्रेम में जीते हैं, जो अपने ऊपर एक शासक को देखते हैं। और एक मानसिक बनावट भी ऐसी बना दी गई कि शासक के पिरामिड में एक विष्णु बैठ गया। अब आपने सुना ही कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आरएसएस के किसी व्यक्ति, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग 15-16 के बाद ही कहने लगे थे कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं। तो इस माइंडसेट में हम लोग जीने वाले लोग अब ये नहीं तय कर पाते। जरूर 5 किलो अनाज मिल रहा है, कई बार बहुत जरूरी भी होता है, इस कारण से कि बहुत बड़ी संख्या है जो भूखमरी के शिकार है। तो उस तक चीजें पहुंचती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि हमने क्या खो दिया। अभी जो आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पे जाना जाने वाला है, वहां काफी डिटेल में कानूनों में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। तो 90 दिन पुलिस कस्टडी अब कानूनन, जो पहले 15 दिन हुआ करता था, पीसीआर जिसको आमतौर पे लोग ज्यादा समझ लेंगे, जो कई बार थाना कचहरी और कोर्ट करते हैं, तो पीसीआर 90 दिनों तक अब हो सकता है। पुलिस आपको 90 दिनों तक रख सकती है। अब न्यायालयों की अपनी सीमा है, वो अपने विवेक से तो नहीं तय करने जा रहे हैं, तय कई बार करते भी नहीं है। जिस पर ईडी की कार्रवाई हो गई, जिस पर देशद्रोह की धारा भर लग गई, सिर्फ धारा भर। इसीलिए इस देश में सबसे पावरफुल थाने होते हैं। थानों ने, आप तो सर अफसरशाही को देखते रहे बहुत करीब से, तो थानों ने जो लिख दिया उसको काटने में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक और न्यायाधीश को भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां तो आईपीसी लगा हुआ था पहले। अब भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगी होंगी, तो उसे मुश्किल हो जाती है, उसके साथ ये करना मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो, 15 दिन की एक व्यवस्था थी, अब 90 दिन तक खींचा जाएगा और जनता ने उसको खुशी खुशी दे दिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें। आप राम आएंगे, अच्छी बात है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अच्छी बात है। 22 अप्रैल ये रामनवमी के पहले हो रही है, ये भी अच्छी बात है। सारी चीजें नए चलन के तौर पे मोदी जी कर रहे हैं और जनता मस्त है, अपने ही खिलाफ मैंडेट दे करके, जिसको एक ज़ॉम्बी की शक्ल में अपना ही खून से वो जिसको एक रक्त बीज की तरह बार बार जनता को संतुष्टि मिल रही हो, इस फॉर्म में दिखाई पड़ती है। न्यायालयों की अपनी सीमा, चंद्रचूड़ साहब ने कहा भी कि हम कर क्या सकते हैं। बहुत बार जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष, वो एक राजनीतिक समय को निर्णायक तौर पे तय करता है, तो वो कह रहे हैं कि राजनीतिक भूमिकाएं जो हैं, जो विपक्ष की भूमिकाएं, उसे करनी है। इस मामले में एक प्रसंग जो शायद 2008 में एक जजमेंट आया कि आपको गिरफ्तारियों के लिए, खास करके 8 साल से नीचे की सजा के लिए, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि एक डेमोक्रेसी में एक सिटीजन को, एक आमतौर पर एक नागरिक को राइट मिला है। फिर वो थानों पर पहुंच गया। बहुत आसान है बता देना कि ये जो अपराधी है वो भाग जाएगा, ये अपराधी है जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, और जिसको पुलिस चाहती है उसको 8 साल की नीचे की सजा में भी, जब तक चाहे डिटेन का, पहले तो कम से कम पीसीआर का 15 था, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। तो ये सब कुछ सबसे नीचे, जहां डेमोक्रेसी की सबसे कम समझ है, इसी देश में आईपीएस भी व्यवहार करते हुए एंटी डेमोक्रेटिक फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इसी देश में दिल्ली में 4 लोगों को वंदे मातरम कहते हुए जिन पुलिस वालों ने खुलेआम, जो कैमरों में और टीवी चैनलों पर भी चला, खुलेआम पिटाई कर रहे हैं 4 लोगों को, बेतरह, लगभग शायद हत्या, वो शायद मर गए थे। आज तक वो पुलिस वाले नहीं मिले, वो दिल्ली पुलिस में आदमी सर्विस कर रहे हैं। तो पुलिस का स्ट्रक्चर में ही एक तो एंटी डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन थाने सबसे एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं। तो वहां तो मिला, न्यायालय ने अपनी एक भूमिका निभा दी थी, लेकिन यहाँ चीजें, तो ये इस स्थिति को देखते हुए इसका फायदा डेमोक्रेसी में इसका एक कुशल कारीगर आया नरेंद्र मोदी 2014 के बाद, जिसने इन स्थितियों का अपने लिए भुनाने की एक व्यवस्था बनाई, और एक बेहतरीन ऑटोक्रेट जो जनता के एक बड़े मास को अपना दिखाई पड़ता है, जिसको लगता है कि वो रामराज लेकर के आ रहा है, जिसको लगता है कि हमारा हिंदुत्व जो खतरे में था उसका रक्षक आ गया है। तो एक प्रसंग, उससे लड़ने के लिए सबसे बड़ा सवाल वही है कि उससे लड़ा कैसे जाए। उससे लड़ने का काम हम आप तो अपनी एक भूमिकाओं में बात कर सकते हैं, करते हैं,
ज़रूरत पड़ने पर कई बार प्रदर्शनों से लेकर के वहाँ पहुँचते भी हैं। लेकिन एक जो एक खास पॉलिटिकल समय का जो विपक्ष होता है, उसे बहुत कुछ करना होता है। इसीलिए हम लोग आज सुबह बात भी कर रहे थे, आपसे थोड़ी देर के लिए जब बात हुई, कि अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ इस वक़्त जब सामने चुनौती है 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने की चुनौती है, तो कम से कम वहाँ तो एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर दिखाई पड़ना चाहिए था। हम सब जहाँ से एक नैरेटिव बनता हुआ दिखते हैं, मैं तो कई बार पटना में बैठा हूँ और अफ़सोस से भर जाता हूँ। हम चाहते हैं कि वही व्यक्ति, हमारा जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और वहाँ से यहाँ से जो बहुत पावरफुल नैरेटिव चला, जो फिलहाल इन दिनों इसको फिर लोग कैरी करें और खड़ा करें, सामाजिक न्याय का नैरेटिव, आरक्षण को बढ़ाए जाने का नैरेटिव, थोड़ा-सा हिंदुत्व को डेंट करता हो। तो उस नैरेटिव का एक बड़ा सूत्रधार, अब यहाँ उनकी कार्यप्रणाली को भी मैं देखता हूँ। अफ़सरों के द्वारा किस तरीके से एक्ट करना, एंटी पीपल। एक और बीमारी देखी जा रही है, जो ओवरऑल पूरे देश में, जो जो चुन करके गया हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, वो कहता है कि हम लोगों को लाभुक बना रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदी में हम बिहार में लाभुक, दूसरी जगहों पे लाभार्थी कहलाते हैं। जनता अब लाभुक हो गई है, जनता अब लाभार्थी हो गई है। स्कूलों में जो अनुपातिक व्यवस्था है शिक्षक और छात्र की, वो करना राज्य की जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारियां हुआ करती थी, वो दयानतदारी में तब्दील हो गई। अब नौकरी बांटे जाते हैं, ये कहते हो कि हम नौकरियां दे रहे हैं। क्या दे रहे हो भाई? वो जनता का हक है। उसका हक है कि वो स्कूलों में जाए तो उसे शिक्षक दिखे। आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप नौकरी, और जब स्कूलों की व्यवस्था को नौकरी के अंदाज से देखने लगेंगे, तो फिर ये यहां से लेकर वहां तक हो रहा है। एक व्यक्ति 5 किलो चावल के दंभ पे उसे लग रहा है कि हम तमाम जो कुछ भी कर जाएंगे। अब उसे लग रहा है कि हमारे जो 3 लोग पकड़े गए, हम उनको डिनाय कर देंगे, 60 दिन तक बचाते रहे, जो बीएचयू की घटना है। 60 दिन तक जिनको बचाते रहे, हमने जो बिल्किस बानो किया है, हम जो महिलाओं के लिए वो पहलवानों के मामले में जो करते रहे, इसका कोई फर्क जनता पे नहीं पड़ने वाला। वो समझ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि 5 किलो चावल का। तो एक कल्चरल और सोशल माइंडसेट जो हमारा है, उसके भीतर महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धिजीवियों की होती है, पत्रकारों की होती है, और सबसे बड़ी भूमिका राजनेताओं की होती है। राजनीति सबसे पावरफुल एक व्यवस्था है, जो समाज को और संस्कृति को अपने हिसाब से एक दिशा भी देता है। सर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।